नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ हमारे मेहमान हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर अमिताभ सिंह जी और अजीत द्विवेदी जी स्टूडियो में। सर, बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। जो जंग चल रही है, इस जंग के अपडेट्स तो आपको लगातार प्रोग्राम में मिलेंगे ही, लेकिन हमारे देश में इस जंग के बहाने जो हो रहा है, जो राजनीति हो रही है, उसकी बात भी हम आपको बताएंगे। सोनिया गांधी जी ने आज अखबार में एक बड़ा लंबा चौड़ा लेख लिखा है, उसकी बात हम करेंगे। राहुल गांधी ने उस लेख को रीपोस्ट करते हुए कुछ बातें लिखी हैं, वो हम आपको बताएंगे। और लगातार मोदी सरकार पर हमला इस बात को लेकर के है कि मोदी सरकार ईरान के साथ क्यों नहीं खड़ी हुई है। अब सोनिया गांधी जो लेख लिख रही हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने मोदी सरकार की चुप्पी को कर्तव्य से पीछे हटना बताया। चुप्पी मतलब आयतुल्ला खामेनी मारे गए, उनके ऊपर कुछ ना बोलना, इसको वो चुप्पी कह रहे हैं। ईरान पर हुए हमले पर इजरायल और अमेरिका की निंदा ना करना, इसको सोनिया गांधी चुप्पी बता रही हैं, कायरता बता रही हैं। उन्होंने कहा कि इससे भारत की विदेश नीति की दिशा पर ही सवाल खड़े हो जाते हैं। उनका कहना है कि जब किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर भारत अपना रुख साफ नहीं रखता तो एक गलत संदेश जाता है। सोनिया गांधी ने मांग की कि अब जब संसद का बजट सत्र दोबारा शुरू होगा तो इस मुद्दे पर वो खुली और बिना बचाव वाली चर्चा चाहती हैं। राहुल गांधी ने भी एक्स पर सोनिया गांधी का यह लेख साझा किया है और उन्होंने लिखा है कि जब किसी विदेशी नेता की लक्षित हत्या पर हमारा देश संप्रभुता या अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्पष्ट समर्थन नहीं करता और निष्पक्षता को त्याग देता है तो इससे भारत की विदेश नीति की दिशा और भारत पर भरोसे का सवाल उठता है। राहुल गांधी ने कहा कि ऐसे वक्त में चुप रहना यह तटस्थता नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि सोनिया गांधी ने अपने लेख में इस नाजुक वैश्विक हालात पर जोर देते हुए कहा है कि भारत को संप्रभुता और शांति के पक्ष में खड़ा होना चाहिए और अपनी नैतिक ताकत बनाए रखनी चाहिए। इसके अलावा सोनिया गांधी ये भी इस लेख में लिखती हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने न सिर्फ ईरान पर हुए हमले की निंदा की है, आयतुल्ला अली खामेनी के मारे जाने की निंदा की है, बल्कि उन्होंने दुनिया भर में रहने वाले शिया समुदाय के लोगों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त की है। ये भी वो इस लेख में बताना नहीं भूल रही हैं। वो ये भी बता रही हैं कि ईरान कैसे भारत का एक सिविलाइजेशनल पार्टनर रहा है और वक्त वक्त पर कैसे ईरान भारत के बचाव में भी आया। 1994 में कश्मीर का मुद्दा यूएन में उठने वाला था, कैसे ईरान ने उसको रोक दिया, इस बात का जिक्र भी वो कर रही हैं। वो अटल बिहारी वाजपेयी की ईरान की यात्रा भी याद दिला रही हैं और कह रही हैं कि आज की बीजेपी की ही सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की उस विजिट को भूल गई है। फिर वो ये बता रही हैं कि 1 करोड़ लोग गल्फ के अंदर रहते हैं और इसलिए इंडिया जो है वो उन्होंने लिखा कि इंडिया का जो स्टैंड है वो एक इंडिपेंडेंट एक्टर जैसा होना चाहिए, एक प्रॉक्सी की तरह नहीं। मतलब उन्होंने भारत को इस पूरे मामले में अमेरिका की प्रॉक्सी जैसा बर्ताव करने का भी आरोप भारत के ऊपर लगा दिया है। तो आइए पहले यही बात कर लेते हैं कि सोनिया गांधी या कांग्रेस जो कुछ कह रही है। अच्छा, इससे पहले कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा एक लंबा चौड़ा प्रेस रिलीज जारी किया था कि वो कहां खड़े हैं इस मुद्दे पर। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वो भी ऐसी बातें लगभग कह चुके हैं। अब ये भारत की छवि, भारत की विदेश नीति का सवाल है जो सोनिया जी उठा रही हैं वाकई में, या जो बीजेपी कहती है कि ये मुस्लिम वोटों का तकाजा है। त्रिपाठी जी। सौरभ जी, अच्छा किया आज आपने कि सीधे घरेलू मोर्चा ले आए। विदेशी मोर्चा तो चलता रहेगा, युद्ध वगैरह चलता रहेगा, वो अपना नेतन्याहू और ट्रंप झेलेंगे। सोनिया जी ने बड़ा गंभीर मोर्चा खोल दिया है और इससे कम से कम नरेंद्र मोदी को तो कतई चिंतित होने की जरूरत नहीं है। उनका जो लेख है, जिस तरह की भाषा वो लिखता है, भाषा मतलब कोई गलत नहीं है, विपक्ष की नेता है, उनका अपना तरीका है, वो चाहते हैं कि ये हो, लेकिन जो भाषा है वो भाषा बहुत क्लियर कट मुस्लिम अपीजमेंट का पीक है। इसको फिर से मैं दोहरा दे रहा हूं। कांग्रेस पार्टी का ये लेख जैसे गाजा पर सीरीज ऑफ आर्टिकल्स थे, वैसे ही जो सीरीज ऑफ पोस्ट प्रियंका गांधी वाड्रा की थी, उसी कड़ी को और ऊंचाई तक ले गई हैं सोनिया जी। क्योंकि उन्होंने जिस तरह से लिखा है वो कह रहे हैं कि एक तरह से भारत सरकार ने अपने सरकार होने के उस जिस कहते हैं ना कि जो हमारी जो संप्रभुता है, उनकी भाषा में कहें तो उसी को त्याग दिया है। अब ये बड़ा खतरनाक दिखता है। एक रिलीजियस सुप्रीम लीडर कहीं मारा जाता है जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हम ईरान और इजराइल दोनों के साथ अच्छे रिश्ते रखते हैं। हम ईरान के साथ चाबहार पोर्ट से लेकर जो कॉरिडोर है उस सब पर हम बात करते हैं। लेकिन एक शब्द जो बार बार चल रहा है उसको मैं ठीक से पहले कंडेम करना चाहता हूं, और वो शब्द है हमारे और ईरान के सिविलाइजेशनल रिश्ते हैं। ये फ्रॉड है, ठीक वैसे ही जैसे सेकुलरिज्म भारत में फ्रॉड है। हमारे और उनके सिविलाइजेशनल रिश्ते हो ही नहीं सकते। सिविलाइजेशनल वो कौन सी
जो रतन जी टाटा वाली सिविलाइजेशन है, यानी ये वाले पारसी ना भाई, जो भले लोग होते हैं, जो दुनिया के किसी हिस्से में ताकत होते हैं, जो जमीन पर कुछ भी खड़ा कर देते हैं, बुलंद इमारत खड़ी कर देते हैं, जहां प्रगतिशीलता सबसे आगे होती है, वो वाला फारस ना, वो वाले पारसी ना जी। ये वाला सिविलाइजेशनल कैसे हो सकता है? मतलब ये तो सिविलाइजेशनल है नहीं कि महिलाओं के अधिकार बंद कर दो, बच्चों को एकदम रेडिकलाइज कर दो, किसी को भी कुछ न करने दो, ये तो नहीं हो सकता। और सबसे महत्वपूर्ण, ये अब पूरी तरह से डोमेस्टिक फ्रंट आ गया है। अब चिंता करें अखिलेश यादव, चिंता करें तेजस्वी, भले राज्यसभा में आने का मन बना रहे हो तो भी चिंता करें, और सारे लोग वो चिंता करें जिनको ये भ्रम था कि शायद कांग्रेस से फिर वो वोट छीन पाएंगे। अब मुस्लिम वोट डिसाइड तो कांग्रेस ही करेगी। ये मतलब इसको स्पष्ट है। ये सारी एक्सरसाइज उसी के लिए ही हो रही है। इसके अलावा और कुछ दिखता है? वरना एक कोई विपक्ष बताइए जिसने फॉरेन पॉलिसी को ऐसे टर्म डिक्टेट करने की कोशिश की? होता है, ठीक है, विपक्ष का मतलब अपना तकाजा, वो चाहे जो कहे, लेकिन फॉरेन पॉलिसी के टर्म डिक्टेट करने की कोशिश ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, और फर्स्ट टाइम मतलब लंबे समय से कर रहे हैं। उसी का गाजा था, उसी का भी ईरान है। इसमें एक दो बातें और जो उन्होंने कही, जैसे एक मैंने आपको बताया, उन्होंने कहा भारत पे एक प्रॉक्सी की तरह बिहेव कर रहा है अमेरिका की। दूसरा, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री यूएई से बात करते हैं, ईरान का हमला यूएई पर हुआ, लेकिन उसकी शुरुआत तो ईरान पर हमले से हुई थी, तो उसका वो जिक्र नहीं करते। 3 जगह इस लेख में उन्होंने आयतुल्लाह अली खामेनी को हेड ऑफ स्टेट करार दिया है। हेड ऑफ स्टेट जो कि वो नहीं थे, हालांकि ये चाह रहा था, वो ठीक है, वो चूंकि टेक्निकल ऑल्दो एक टेक्निकल एकेडमिक बहस है भाई, वो वहां के सबसे बड़े आदमी वही थे, तो इसमें कोई उस लिहाज से कोई बहस वाली बात नहीं है। लेकिन जो बात वो कह रही है कि हम प्रॉक्सी बन गए हैं, ईरान तो हमारे साथ रहा है हमेशा, अब इसमें कितनी सच्चाई है? और भारत ने क्या फैक्ट और मैं जोड़ दूं, क्योंकि सोनिया जी बार बार कह रही हैं कि वो किससे बात कर रहे हैं, किससे नहीं कर रहे हैं। यूएई में भारत के लगभग 40 लाख लोग रहते हैं, सऊदी अरेबिया में लगभग 25 लाख लोग रहते हैं, कुवैत में 10 लाख से अधिक रहते हैं, कतर में 7.5 लाख से अधिक रहते हैं, ओमान में 8 लाख लोग रहते हैं, इजराइल में 1 लाख लोग रहते हैं, और 10,000 के आसपास 10,000 के आसपास भारतीय हित, भारतीयों के हित कहां ज्यादा सुरक्षित है, यह समझने की जरूरत है। सर, हमने निष्पक्षता त्याग दी है, ऐसा वो आरोप लगा रही है। एक तो पहले ये जो सोनिया जी ने कहा उस पर, वो तो उनका अपना रुख है जो भी है। एक तो ये विदेश नीति में ये होता है कि जो सरकार होती है, मौजूदा सरकार, वो तय करती है कि हमें किस तरह से चलना है, और एज ऑफ नाउ जो नेशनल इंटरेस्ट हो उस पर हम लोग काम करते हैं। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी में आता है। अक्सर ये देखा जाता है जब कोई क्राइसिस हो या कोई बात हो तो उस पर हम लोग, हमारी सरकारें, विदेश जो विपक्षी नेता हैं उनके साथ भी बैठक करके, सर्वदलीय बैठक करके भी एक सर्वसम्मति बनाने की कोशिश करती है। और दुनिया भर में ये देखा जाता है कि यदि विदेश नीति का मसला हो तो सभी लोग मिलकर एक राय रखें, बिल्कुल एक राय रखें। और सोनिया जी की भी जो राय है वो संसद में रखी जाए कि भाई क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और आर्टिकल लिख दिया वो भी ठीक है। लेकिन जो सोशल कल्चरल उस पर है, तो मैं प्रधानमंत्री जी का एक जिक्र करना चाहता हूँ, जो उन्होंने ईरान में विजिट की थी 2016 में, नरेंद्र मोदी जी ने। वाजपेयी जी को छोड़ देते हैं, ये मई 2016 के विजिट है ईरान में, जब वो दी देन प्रेसिडेंट हसन रोहानी के साथ मिले थे। और वहाँ उन्होंने कहा था, मोदी एम्फसाइज द डीप हिस्टोरिकल एंड सिविलाइजेशनल कनेक्शंस बिटवीन इंडिया एंड ईरान। ये मोदी जी ने कहा है। Describing the friendship as ancient, India and Iran are not new friends, and our dosti friendship is as old as history. Highlighting shared cultural heritage, trade routes and people-to-people ties. ये बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कल्चरल टाइज पर ईरान को लेकर। वाजपेयी जी ने क्या बोला, कांग्रेस सरकार ने क्या बोला, वो अलग मुद्दा है। लेकिन ये 2016 की बात है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी बातें आगे बढ़ी। सोनिया जी ने जो लिखा वो उनका अपना तरीका है, विपक्ष के नेता हैं, विपक्ष में नेता हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो सब ठीक है। मैं कहता हूँ, मुझे लगता है कि भारत सरकार की जो नीति होती है वो नेशनल इंटरेस्ट में होती है। क्या सोनिया जी ये कहना चाह रही हैं कि ये जो फैसले किए गए वो नेशनल इंटरेस्ट में हैं कि नहीं है? यही मतलब हुआ। हाँ, उस पर एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। मेरा केवल इतना मानना था कि यदि प्रधानमंत्री जी या सरकार कोई फैसला कर रही है जो नीति में बदलाव है, जो कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि ईरान को हमने छोड़ दिया है, ठीक है। वैसे तो 10,000 लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हिंदुस्तान के यदि 10,000 लोग भी हों, अमेरिका तो 3 सैनिक मारने पर पूरा हमला कर देता है।
तो क्या प्रधानमंत्री को या क्या सरकार को विपक्ष के नेताओं के साथ एक बैठक करके इस पर फैसला करना चाहिए था कि भाई अब हमें इस पर आगे बढ़ना है, पीछे हटना है या कोई बदलाव करना है? ठीक है, ऐसा करना चाहिए था, लेकिन नहीं भी होता तब भी सरकार के पास और खासतौर से प्रधानमंत्री के पास ये अधिकार है कि वो नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए फैसला करें। इसमें एक बात वो और कह रही हैं कि इसके बस 48 घंटे पहले प्रधानमंत्री इजराइल से लौटे थे और जहां उन्होंने नेतन्याहू सरकार के साथ पूरी तरीके से खड़े होने का फैसला किया, मतलब भारत को खुल करके उन्होंने इजराइल के साथ खड़ा दिखा दिया। अब इसमें कुछ एक जानकारियां और आ रही हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। ये भी फैक्ट्स ही हैं। 2011 में मुअम्मर गद्दाफी मारे गए थे लीबिया वाले, और उस वक्त यूपीए की सरकार थी। यूपीए सरकार ने कोई फॉर्मल कॉन्डोलेंस या कंडेमनेशन उस हमले का नहीं किया था। ये भी एक फैक्ट है। अब ये जो काउंटर में इसके आ रहे हैं, जो फैक्ट्स आ रहे हैं, तो भाई हाँ कि उस वक्त तो आज 3 बार बताया जा रहा है कि लीडर वो हेड ऑफ स्टेट थे, उनको मार दिया, तो उनको कंडेम क्यों नहीं किया जा रहा? मुअम्मर गद्दाफी मारे गए थे, उस वक्त कॉन्डेमनेशन क्यों नहीं किया गया था? फिर एक बात और कही जा रही है, जैसे अभी आबादी वाला जिक्र किया त्रिपाठी जी ने, तो कांग्रेस पार्टी भी ये वही बात उठा रही है कि हमारे 1 करोड़ लोग उस रीजन में रहते हैं। कांग्रेस का एंगल दूसरा है उसमें घुसने का, कि अगर आप निष्पक्ष रहोगे तभी आप वहां, मान लीजिए आपको लोगों तक मदद पहुंचाने की जरूरत पड़े या लोगों को इवैक्यूएट करने की जरूरत पड़े, अगर आप पूरे रीजन के साथ निष्पक्ष व्यवहार करेंगे तभी आप ऐसा कर पाएंगे। सरकार जो है वो दूसरी दिशा से बात कर रही है। वो कह रही है अगर जो इनका जहां 40 लाख लोग रह रहे हैं मैं उसकी चिंता पहले करूं जहां मेरे 40 लाख लोग रह रहे हैं, या मैं वो 10,000 भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वहां 40 लाख है और बाकी जगह में नहीं है ना। बाकी मतलब वो ठीक बात विजय जी जो कह रहे हैं, मैं सहमत हूं, एक आदमी, लेकिन वो इस स्थिति में नहीं, वहां कोई गवर्नमेंट रह नहीं गई है ना। ठीक है, तो अब अजीत जी क्या कहेंगे इसमें आप? अब ये सोनिया जी का लेख जो है, ये पॉलिटिक्स ज्यादा है, फॉरेन पॉलिसी कम है, या रिवर्स? नहीं, दोनों चीजें हैं। पॉलिटिक्स भी, हर नेता तो पॉलिटिक्स करता ही है ना, ऐसे किसी भी मौके पर वो पॉलिटिक्स करता है, उससे वो इससे इनकार नहीं है। लेकिन ये फॉरेन पॉलिसी को लेकर के भी है कि एक पैराडाइम शिफ्ट की तरह है ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में। और इसको 2-3 चीज़ें हम इसमें बताना चाहेंगे जो आपके भी संज्ञान में होगा। सोनिया गांधी ने अपने लेख में लिखा है कि अगर हम ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर अपने को प्रोजेक्ट करते हैं कि हम ग्लोबल साउथ के लीडर हैं, तो फिर ग्लोबल साउथ में कुछ भी अगर हो रहा है तो उस पर हमारी प्रतिक्रिया कैसी होनी चाहिए। हमारी लीडरशिप इससे तय होगी कि ग्लोबल साउथ में हमको लीडर क्यों माना जाएगा। अगर ये हमला हुआ है और प्री इम्प्ट कहा कि हमला हुआ है, जिस मुअम्मर गद्दाफी के हमले की बात हो रही है उसमें वो नाटो सैंक्शनड था, अमेरिका लीड कर रहा था, नाटो सैंक्शनड हमला था, और एक तानाशाह की कुर्सी समाप्त करने के लिए, तानाशाह को क्या का रिजीम समाप्त करने के लिए नाटो सैंक्शन अटैक था। 1 महीने तक नाटो की फौज ने अमेरिका के नेतृत्व में वहां बमबारी। सर सैंक्शन नेटो का हो या ट्रंप का ऑर्डर हो, बात हमारे लिए तो बराबर है। और तानाशाह का आयतुल्ला तानाशाह नहीं, एक व्यक्ति के हिम्स से हमला और एक समूह जो है उसका हमला, एक दोनों में ऑर्गेनाइजेशन है। हाँ, वो उसका जैसे अफगानिस्तान पर भी जिस तरह से यूएन थोड़ी है नेटो कि यूएन ने तय किया साहब हमला करो, लेकिन जैसे अफगानिस्तान पर हमला हुआ तो अफगानिस्तान के हमले को भी हम दूसरी तरह से देखेंगे और खाड़ी में जो हमला हुआ अमेरिका का उसको हम दूसरी तरह से देखेंगे। मतलब हम लोग अभी फाइन डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, उसमें ये नुआंसेस देखने होते हैं। तो अगर एक नाटो सैंक्शन अटैक था और 1 महीने तक वहां बमबारी हुई और ऑलरेडी लीबिया में पॉपुलर अनरेस्ट था, वहां विरोध चल रहा था मुअम्मर गद्दाफी का, तो उसके साथ एक 100 बार नहीं टोकूंगा आपको, ये सारे पॉइंट यहाँ लागू हो रहे हैं जी। नहीं, यहाँ नहीं चल रहा है अभी देखिए अब कहाँ कोई विद्रोह है। आप कोई गृह युद्ध जो है लीबिया के जैसा या सीरिया के जैसा, उस तरह का कोई गृह युद्ध नहीं है। कोई आर्म्ड फोर्स यहाँ नहीं लड़ रही है ईरान की सरकार के साथ, जैसे सीरिया में लड़ रहे थे लोग या जैसे लीबिया में लड़ रहे थे लोग। एक दूसरी चीज है यहाँ, एक तो ये बात थी हमारी, वो तो खैर मुअम्मर गद्दाफी वाली बात आ गई। ग्लोबल साउथ का लीडर आपको बनना है और ग्लोबल साउथ में इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया और भारत चुनिंदा तरीके से उस पर रिस्पॉन्ड कर रहा है। एक तो ये बात है, हमारा पॉइंट है। और दूसरी बात, अभी 2024 विजय जी ने 2026 की बात कही, इब्राहिम रईसी की मौत हुई है 2024 में। इसी ईरान के राष्ट्रपति थे और भारत ने उपराष्ट्रपति के नेतृत्व में अपना एक डेलीगेशन भेजा ईरान। जगदीप धनखड़ उस समय उपराष्ट्रपति थे, वो भारत का डेलीगेशन लेकर के ईरान गए थे। और वो ये सही है कि वो चुने हुए राष्ट्रपति थे, वो वहाँ के इब्राहिम रईसी और हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए थे। लेकिन हम लोगों ने सिर्फ कंडोलेंस नहीं भेजा, हमने उपराष्ट्रपति को भेजा वहाँ। इसका मतलब हमारे डिप्लोमेटिक टाइज, हमारे जो कल्चरल सिविलाइजेशनल छोड़ दे तो डिप्लोमेटिक टाइज हैं ईरान के साथ। तो अभी जो है, अब ईरान एक तरह से न मोनार्की है और न रिपब्लिक है, वहाँ राष्ट्रपति चुना नहीं जाता है और न कोई राजशाही चल रही है। लेकिन उस जगह जहाँ राजशाही है, मोनार्की है, वहाँ राजा है, जहाँ गणतंत्र है वहाँ चुना हुआ राष्ट्रपति है, उसी की तरह जिस तरह से मोनार्क हैं या राष्ट्रपति हैं, उसी की तरह वहाँ आयतुल्ला अली खामेनेई है ईरान में।
उनका वही स्टेटस है जो किसी गणतंत्र में, रिपब्लिक में राष्ट्रपति का होता है या किसी मोनार्की में राजा का होता है। ये वो जगह वो होल्ड करते हैं। अगर उस व्यक्ति को एक देश ने, दो देशों ने मिलकर के हमला किया, बातचीत चल रही है, उस बातचीत के बीच में, बातचीत नतीजे पर पहुंचने वाली है, उस बीच में जब ये घोषणा हो गई, मध्यस्थ ने कहा कि बातचीत नतीजे पर पहुंचने वाली है, लक्ष्य हासिल किया जा सकता है, उस बीच अटैक करके मार दिया गया, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस हमले को हालांकि condemn करें। ये भी कहा जा रहा है कि रशिया, चीन, अजरबैजान, पाकिस्तान, तुर्की बड़े देशों में यही हैं जिन्होंने निंदा की है और किसी ने निंदा नहीं की है। यूरोप ने तो की ही नहीं है, पूरे यूरोप ने निंदा नहीं की है इसकी, और तमाम बड़े मुल्क हैं उसकी निंदा नहीं की, जिन्होंने इस सौरभ पर जी। कुछ नहीं बोला। एक मिनट हम अपनी बात और उसमें जोड़ दें, एक बात और कह दें इसमें कि कम से कम हमले की निंदा तो की है ना फ्रांस ने। मैक्रो ने कहा ना कि ये ठीक नहीं है। इमैनुअल मैक्रो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा कि ये गलत हुआ है। ठीक है। तो हम लोग ये तो कह ही सकते हैं ना। अच्छा, या मैं आपको एक प्रधानमंत्री कुछ को एक बयान कहते भी हैं दिखा देता हूं हमेशा। प्रोफेसर बारोफ। एक मित्र का एक मैसेज आया है क्योंकि हेड ऑफ स्टेट पे बार बार हो रहा है, तो बड़ा अच्छा उन्होंने कहा कि आप लोग समझ ही नहीं रहे हैं। हेड ऑफ स्टेट सोनिया जी यूपीए के समय में स्वयं को मानती रही हैं, तो उनकी वो दृष्टि है, उनके लिए वो हेड ऑफ स्टेट हैं, जो तय करता है वही तो है। वो तो स्पिन देश है, में ये मानता तो- रहा ये भी स्पिन है। हाँ भले स्पिन है, ठीक है, लेकिन ठीक है। वो भी स्पिन था, ये भी कांग्रेस के स्पिन है। नेता हैं, सांसद हैं इमरान मसूद, इनका बयान आपको दिखा देते हैं। इन्होंने सीधे प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेते हुए कहा कि मैंने ऐसा कभी इतना डरपोक प्रधानमंत्री नहीं देखा। हमारा दोस्त था ईरान, मौत के ऊपर दो शब्द भी ना बोल सके, इतना कमजोर प्रधानमंत्री, देश को उम्मीद नहीं थी कि इतना कमजोर प्रधानमंत्री मिलेगा, कि दो शब्द उस अमेरिका के डर में आप बोल नहीं पा रहे। किस कदर डरे हुए हैं अमेरिका से। ऐसा डरा हुआ प्रधानमंत्री देश को मिला है, यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य है देश का। ईरान के साथ हमारे व्यापारिक रिश्ते थे, ईरान से सस्ता तेल मिलता था, ईरान के रास्ते सारा तेल का आयात होता है। अगर वो बंद हो गया तो कीमतें आसमान पर चढ़ेंगी। लेकिन अमेरिका के डर में देश के हितों को ताक पर रख दिया प्रधानमंत्री ने। मतलब उनका कहना यह है कि देश का हित इसमें है कि आप ट्रंप के खिलाफ खड़े हो जाए। ये मतलब अगर इनकी बात में, इनके बयान की बात कर रहा हूं कि तेल महंगा हो जाएगा अगर वो बंद हो गया, तो हमारे कहने से ट्रंप हमला रोक देगा क्या? हमारे कहने से हम इजराइल हमला करना बंद कर देगा क्या? मतलब सिर्फ भारत को तय करना है पूरी दुनिया में कि ये जंग जो है वो होगी कि नहीं होगी, ऐसा उनका कहना है कि अपनी राय तो रखे। अच्छा ठीक है। और वो जो एक वो प्रॉक्सी वाली बात का जवाब नहीं आया सर, जो कांग्रेस के सोनिया गांधी जी ने लिखा कि भारत प्रॉक्सी जैसा व्यवहार कर रहा है। नहीं देखिए, ये एक लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनका अपना विचार है, उसका सम्मान करना चाहिए। मैं पहले भी कहा था कि डिप्लोमेसी में जो कहा जाता है और जो न कहा जाता है, दोनों का इंपॉर्टेंस होता है। कई बार जो न कहा गया वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम ये मानते हैं भारत में कि हम मल्टी अलाइनमेंट फॉरेन पॉलिसी परस्यू करते हैं, हमारे सामरिक जो इंटरेस्ट हैं वो पूरी दुनिया में है, और ईरान के साथ हमारे संबंध थे, इसको नकारा नहीं जा सकता। इस्माइल हानिये का जब मर्डर हुआ तेहरान में, उस समय भी भारतीय डेलीगेशन था, मसूद पेजेश्कियान उस समय राष्ट्रपति का ओथ ले रहे थे। हम उनकी वैधता को तो चैलेंज नहीं करते हैं, ईरान की जो रिजीम थी उस समय। तो इस समय कंडेम करना या नहीं कंडेम करना वो बाद की बात है, लेकिन एक चीज तो है कि एक संप्रभुता संपन्न राष्ट्र के भीतर हस्तक्षेप किया गया, चाहे वो कोई भी कारण हो, न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का हो, उनके आंतरिक मामले हों। इसी तरह वेनेजुएला में भी किया गया था, भारत ने कुछ नहीं कहा। मैं तो यही मानता हूं कि भारत को इस पे स्टैंड लेना चाहिए था, और जो स्टैंड नहीं लिया वो भी एक स्टैंड है, मैं कहूंगा। लेकिन इस समय जो राजनीतिक बयानबाजी हो रही है क्या स्टैंड लेना चाहिए था आपकी राय में? मेरे हिसाब से भारत का जो इतिहास रहा है पिछले 75 साल से, आप देखेंगे कि हमने नॉन अलाइनमेंट, बाद में मल्टी अलाइनमेंट, अब जाके उसको हम स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। हमारे इंटरेस्ट सब जगह हैं। कल को हम ईरान से भी तेल खरीदेंगे। लेकिन अगर भारत को कंडेम भी करना था तो इस बात को कंडेम करना था कि वहां की जो व्यवस्था है उसको आप बिगाड़ रहे हैं, संप्रभुता संपन्न राष्ट्र के भीतर आप हस्तक्षेप कर रहे हैं, जो भारत से अब तक कोई वैसा स्टेटमेंट नहीं आया है। तो और ये कह देना कि हम अमेरिका या इजराइल के इशारे पर ऐसा करें, वो भी गलत होगा, क्योंकि भारत ये मानता है कि हम कहीं ना कहीं एक बैलेंस बना के चलते हैं। और विदेश नीति में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जब देश अपना पक्ष रखता है तो वो माना जाता है कि मतैक्य है उस पर। कई चीजों पर हम क्वेश्चन कर सकते हैं। यूक्रेन पर बीजेपी और कांग्रेस का एक ही स्टैंड है कि ये इंटरवेंशन गलत था। तो यहाँ अलग क्यों हो जाता है आकर, यही सवाल है ना। एक बयान और सुना देता हूं मैं। मनोज झा आरजेडी के सांसद हैं राज्यसभा के, इन्होंने कहा कि पता नहीं प्रधानमंत्री को कौन सलाह दे रहा है कि अभी तक उन्होंने ईरान पर एक शब्द नहीं कहा। खुद प्रधानमंत्री जी की मैं स्पीच
पुराने देख रहा था। ये 20, 25, 40 साल का ही नहीं है, सैकड़ों साल का रिश्ता है। कम से कम एक भारत का पक्ष तो जाता कि हम इस तरह की चीजों की निंदा करते हैं, हम इसके पक्ष में करते। यहाँ तो टोटल साइलेंस, जैसे कि मौत हुई ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। ये पता नहीं, जो भी लोग एडवाइस कर रहे हैं वो अगर एक आध साल के दरमियान में देख रहे हैं तो नुकसान कर रहे हैं, इसकी इम्प्लीकेशन कई वर्षों तक रहेंगे। जी, कह रहे हैं भाई गलत सलाह मिल रही है प्रधानमंत्री को। नहीं, खैर लंबे समय से राष्ट्रीय जनता दल के मूल सलाहकारों में हैं, तो अब मतलब देश देख ही रहा है क्या स्थिति है। लेकिन मूल बात क्या है, प्रधानमंत्री क्या सचमुच स्टैंड नहीं ले रहे हैं? प्रधानमंत्री का बहुत क्लियर कट स्टैंड है। अगर कोई देश टेररिज्म के साथ खड़ा है, एक्सट्रीमिज्म के साथ खड़ा है, रेडिकलाइजेशन के साथ खड़ा है, तो उसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं खड़े होते, देश के तौर पर नहीं खड़े होते। जहां तक रही बात पर्सनल रिलेशन में, वो एक समय लगा ईरान के साथ हमें डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो रखने थे, खुद प्रधानमंत्री वहां गए। अगर हम उसी सबको उदाहरण लें तो उनको जब जरूरत लगेगी तो किया। तो क्या भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर उनके पास ये मैन्यूवरिंग की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए? और मैं बार बार याद दिलाता हूं कि जिस पर ट्रंप ने रिवॉर्ड रखा, उसी के साथ बैठकर ओवल ऑफिस में पूछ रहे थे कि भाई तुम्हारी एक ही पत्नी है कि दो है, ये बताओ। उसके ऊपर रिवॉर्ड। भारत की डेमोक्रेसी में एक थोड़ी मुश्किल हो गई है, आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन फॉरेन पॉलिसी के मैटर में आप गुंजाइश न दें और दूसरों को स्पेस दें। इजराइल के साथ हम जो आज रिश्ते रख रहे हैं उसके पीछे बड़ी सीधी सी वजह है, और आप इसको, मैंने कल भी उस ट्रायंगल की बात की थी। आपको ये नहीं अगर समझ में आ रहा है कि यूएई और सऊदी अरब के साथ हमारे रिश्ते किस जगह पर जा रहे हैं, क्या किसी भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने इस तरह से गल्फ कंट्रीज के साथ ही रिश्ते किए? हमने किए भी किसके साथ? यासिर अल अराफात के साथ, जिनकी कोई स्थिति हैसियत क्या थी? दुनिया आतंकवादी कहती थी, इंदिरा जी ने उसको कह दिया कि स्वतंत्रता सेनानी। ठीक है, हमारी वो उस वक्त की स्थिति थी। पूरे देश ने यासिर अल अराफात को मान लिया, विपक्ष ने मान लिया। हमारा विपक्ष क्या कर रहा है आज का? नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री के तौर पर कह रहे हैं कि ये हमारी पॉलिसी है, देश की पॉलिसी है, और देश में, देश यानी जहां पर हम खड़े हैं उसके लिहाज से जो स्थिति है। और विपक्ष क्या कह रहा है? आपने सोवरेनिटी को, जो प्रॉक्सी शब्द है, वो वही कहने का मतलब हो गया कि हम अपने से कुछ कर नहीं पाते। भारत अपने से कुछ नहीं कर पाता है, दुनिया कह रही है कि हम सब कुछ कर रहे हैं, और यहां हमारे विपक्ष के नेता बार बार भारतीयों को यही एहसास दिला रहे हैं नरेंद्र मोदी तो कुछ कर नहीं रहे। कोई भी आके बोल जाता है कि हमारा प्रधानमंत्री तो डरपोक कायर है। ये मतलब इस बात का कोई, या तो कोई आधार होना चाहिए ना, कोई आधार दुनिया में मिल रहा है, और हम कह रहे हैं कि हम चुप्पी साधते हैं। लेकिन उनका आरोप बड़ा साफ है, आप ट्रंप के कहने में चल रहे हैं। सीधी अरे सी भाई, बात। क्यों हम ट्रंप के कहने में चलेंगे? हमारी अपनी चीजें, हमारी अपनी हिसाब से जो देश के हित होंगे उसके हिसाब से हम निर्णय ले रहे हैं। अगर हम उसके लिहाज से चल रहे होते तो हमने कनाडा के समय भी देखा, तब तो फाइव आइज मिल के हमारे खिलाफ खड़ी थी, वो सबके सब साथ में। ऐसा नहीं है कि सोनिया जी ने इजराइल के साथ संबंधों का जिक्र नहीं किया, उन्होंने ये भी कहा है कि हम हमारे इजराइल के साथ संबंध जो है वो उनका विस्तार हो रहा है, रक्षा में, कृषि में, टेक्नोलॉजी में हमारे उनके अच्छे प्रकार संबंध हो रहे हैं। फिर वो लिखती हैं कि इसी वजह से कि हमारे इजराइल और ईरान दोनों से अच्छे संबंध हैं, हमें वो भूमिका अदा करनी चाहिए थी जिससे कि यहां पर शांति का रास्ता, क्या हम कम से कम प्रयास करते हैं कि शांति का रास्ता खुले। हम यही कह रहे थे सौरभ जी कि वह बयान जो एकदम इतना इनोसेंट बयान है, इतना निर्दोष बयान है, जो प्रधानमंत्री जी हर जगह देते हैं। 2-3 बातें कहते हैं कि हमने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिया, वो कहते हैं कि यह युद्ध का समय नहीं है। ये तो ऐसा एक कोटेशन है जिसको माना गया कि बाद में ये सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के किसी कोटेशन की तरह कोट किया जाएगा कि ये युद्ध का समय नहीं है। तो जो यूक्रेन के समय कहा कि युद्ध का समय नहीं है, वो बात अभी क्यों नहीं कह रहे हैं कि ये युद्ध का समय नहीं है? ये युद्ध का समय नहीं है, ये कहने में क्या दिक्कत है? हमारा सिर्फ इतना कहना है कि आप ये सिंपल, ये इतनी निर्दोष इनोसेंट कमेंट है ये कि ये युद्ध का समय नहीं, 3 लाइन युद्ध नहीं किया जाए। सौरभ जी एक सेकंड, शायद एक बार ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ कहा है। पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति हमारे लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से सभी विवादों के समाधान का समर्थन करता है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम देशों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। डायलॉग और डिप्लोमेसी की बात उन्होंने कही, और मार्क कार्नी आए थे। देखिए, भारत का अब जो क्या एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग और इंटरवेंशन का इतिहास है, अगर 21वीं शताब्दी में ले ले तो 2003 में हमने इराक के इन्वेजन को कंडेम किया था। लीबिया में 2011 में जो इंटरवेंशन हुआ था उसको हमने कंडेम किया था।
यही नहीं, कासिम सुलेमानी की हत्या को भी भारत सरकार ने कंडेम किया है 2020 में। तो ये कह देना कि भारत जो इस समय ऑब्जर्व कर रहा है या हम एक तटस्थ नीति नहीं अपना रहे हैं, हम पीस के साथ हैं, चलिए ये सर, ठीक है। बिल्कुल गलत होगा। और मुझे लगता है भारत को इस पे प्रोएक्टिव स्टेप लेना चाहिए था एज अ ग्लोबल ठीक साउथ है सर। लीडर।